एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारा रिद्धि सिद्धि बैच चल रहा है और जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज या मध्य प्रदेश जीके का हम ये 5th लेक्चर लेकर आ रहे हैं, जो कि अभी फिलहाल मैं बात करूं तो हमारे यूट्यूब के जो साथी हैं, है ना, जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, उन लोगों के लिए जो ये है एक डेमो लेक्चर के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। हमारा पूरा कोर्स जो है वो एप्लीकेशन पर लाइव है। मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एप्लीकेशन से किस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं वो पूरा डेमो बताया था। उसके बावजूद अभी कुछ क्वेरीज ये आई है कि बच्चों को कोर्स परचेस करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए हम आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर ये एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। और अगर इसी कोर्स के रिगार्डिंग बात करें तो हमारे पास यहाँ पर अभी हमने 12th ऑफ नवंबर को ये बैच स्टार्ट किया है। ये बैच आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आपको अवेलेबल होगा। आप देखेंगे आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो यहां पर मिलने वाला है। 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है, रिद्धि सिद्धि बैच है। भगवान गणेश का नाम लेकर हमने ये शुरू किया है और इसके कुछ डिस्क्रिप्शन या फीचर्स आप देखें जो हमने ऑलरेडी आपको बताया और उसी पर हम काम भी कर रहे हैं, वही उसी तरीके से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल A to Z आपको जितना भी कंटेंट आपकी एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट होता है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप हमारे डेमो के थ्रू हमें देख सकते हैं, आप हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आप हमारा रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको असिस्टेंट इंजीनियर 2025 के लिए, जो कि अभी नोटिफिकेशन आएगा 24 में और एग्जाम होगी 25 में, उसके लिए अपीयर होना है, आप चाहते हैं कि आप में उसका आप उसमें सिलेक्शन लें, तो इस बैच को और इससे एसोसिएटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने स्टार्ट की है वो है हमारी एक सिलेक्शन सीरीज। ठीक है, तो ये सिलेक्शन के लिए स्टार्ट की गई सिलेक्शन सीरीज है। अब इसके कुछ फीचर के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली बात, ये सीरीज स्पेशली आपकी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज होने वाली है। ठीक है, इस सिलेक्शन सीरीज में हम लोग आप लोगों को एक तो पहली बात तो कि जो आपका एग्जाम का नेचर है, आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव बेसिस पेपर होता है। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन सीरीज में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भरमार करने वाले हैं। यहां पर हम लोग आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, जिससे आपका सिलेक्शन जो है वो आसान हो जाए। along with this course, along with this live classes, along with this content, along with this ये जो डिस्क्रिप्टिव क्लास होती है उसके साथ हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज भी लेकर आए हैं, जिसका नाम हमने दिया है सिलेक्शन सीरीज। और ये सीरीज आपको बता दूं कि हम लोग YouTube पर लाइव होने वाले हैं। ठीक है, ये आपको कहां मिलने वाली है, तो ये आपको मिलेगी YouTube पर। ठीक है, प्लस ये आपको मिलने वाली है नेविगेट प्राइम की एप्लीकेशन पर। ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन मोबाइल में चलाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में भी मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपको यही जो है नेविगेट प्राइम जो है वो आप डेस्कटॉप में चलाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप एक्सेस कर सकते हैं। हम बात करें सिलेक्शन सीरीज की, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी पूरी टीम इसके लिए काम कर रही है, जहां पर आपको हम लोग दोनों वे में, मतलब एक हम बात कर रहे हैं जहां पर हमारे 100 क्वेश्चन से टेक्निकल के, वो टेक्निकल का भी प्रोवाइड किया जाएगा, और दूसरा हमारा 50 क्वेश्चंस जो हैं जो कि नॉन टेक्निकल से बिलोंग करते हैं, वो नॉन टेक्निकल की भी यहां पर पूरा कवर अप करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत जो है हमारे एनर्जेटिक सर मीना सर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपको लाइव यूट्यूब पर मिलने वाले हैं, और जो इसकी टाइमिंग होगी यूट्यूब पर लाइव की जो टाइमिंग होगी वो भी आपको मिलेगी 6:30 पर। कब मिलेगी? 6:30 PM। आप अगर चाहते हैं कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप अगर चाहते हैं कि हमारी क्लासेस जो है वो आप लाइव देखें और आंसर भी करें, आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो क्लासेस है उसमें जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाते हैं, प्लस यहां पर एक चीज और आपको बता दें कि यहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं। आपके पेपर पूरे सॉल्व करवाएंगे और उससे थोड़ा आपको आइडिया भी मिलेगा, प्लस आपको उससे एनर्जी भी मिलेगी, प्लस मोटिवेशन भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारे पूरे पेपर में एक सिंगल पेपर से सिलेक्शन है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 150 क्वेश्चंस है। अब ये 150 क्वेश्चंस में से कुछ जो है वो इजी होते हैं, कुछ मॉडरेट और कुछ हार्ड होते हैं। इजी जो है मैं उनको इजी कहता हूं जो मध्य प्रदेश में रहने वाला बच्चा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, मतलब कि आप 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में बिना पढ़ाई किए भी सॉल्व कर सकते हैं, केवल जनरल नॉलेज की हम बात करें तो। मॉडरेट उनको कहते हैं जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 15 से 40 के बीच में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े मॉडरेट होंगे, जहां पर आपको किसी की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा कोर्स परचेज करके वो कर सकते हैं। और जो डिफिकल्ट की बात करते हैं हम, जो लगभग 10 या 7-8 क्वेश्चन के अराउंड होंगे जिसमें करंट अफेयर होगा, वो आपको दो तरीके हैं।
वो हमारी टीम पूरा डिजाइन कर रही है। उन डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ भी आपको ले जाया जाएगा जहां पर आपको डायरेक्ट कंटेंट दे दिया जाए और आपको वो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में मिल जाए। हमारी पूरी कोशिश है, पूरी टीम की कोशिश है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में आपको ये चीज हम लोग डायरेक्टली प्रोवाइड कर दें। ठीक, अब हम बात कर रहे थे हमारे जो ये कोर्स है, कोर्स का नाम या बैच का नाम जो है रिद्धि सिद्धि है। हमारी लाइव सीरीज जो चलने वाली है वो सीरीज है सिलेक्शन सीरीज। दो बातें बात करें हम लोग कि ये जो कोर्स है, आपको पहली चीज कि ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोर्स है ना। अगर आप टेक्निकल लेते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग, अगर आप नॉन टेक्निकल केवल परचेस करना चाहते हैं तो उसमें आप चाहे सिविल के हैं, चाहे आप मैकेनिकल के हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिकल के हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर के हैं, आप किसी भी फील्ड के हैं, आप एमपीजी के परचेस कर सकते हैं। दूसरी बात हम यहां पर करें कि इस कोर्स में हमें टेक और नॉन टेक कंप्लीट कोर्स मिलेगा। वहीं पर अगर आप केवल टेक्निकल लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप केवल नॉन टेक्निकल लेना चाहते हैं तो भी आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। टीम से कांटेक्ट करने का नंबर आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आकर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें हमारी जो ये सीरीज है उसमें एमपीजी के आईसीटी जो है आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, वो बाइलिंगुअल मीडियम में रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारे एग्जाम का जो नेचर है उसमें नॉन टेक्निकल जो है वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। वहीं टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल जो है वो हमारा प्योरली इंग्लिश मीडियम में पूछा जाता है। तो एमपीजी के जो है वो बाइलिंगुअल चल रहा है और टेक्निकल जो है वो आपका इंग्लिश में चलेगा। हालांकि उसको समझाया हिंदी में ही जाता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ये होता है कि हम हिंदी मीडियम के हैं सर, हम कैसे कवर अप करें, तो आपको एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हिंदी में भी दिया जाता है, कंटेंट भी समझाया जाता है और आपका जो कोर्स होता है वो इंग्लिश में चलता है, क्योंकि आपका पेपर इंग्लिश में आने वाला है। ठीक है, यहीं पर मैं कुछ मेरे YouTube के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत उन्हें डिमांड है कि हमारा कोर्स परचेस करें, तो मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, जैसे मुझे कुछ नाम याद आ रहे हैं, जैसे नीलेश जी हैं, रवि विश्वकर्मा हैं, पूनम मिश्रा जी हैं। तो आप चाहें तो हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं और आप ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी जुड़े रहें और हमारी ये सिलेक्शन सीरीज में पार्टिसिपेट करें, इसको डेली लाइव क्लासेस में आकर हमारे साथ सपोर्ट करें और आप देखें कि आप कहां एग्जिस्ट करते हैं। ये सीरीज लाने के पीछे दो मोटिव हैं, एक तो आपकी प्रिपरेशन का जो किसी से छुपा नहीं है, और दूसरा ये कि आप अपनी रियल टाइम में प्रिपरेशन देख सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। ठीक है, तो ये हुई कुछ बेसिक बातें। बात हम करने वाले हैं हमारे आज के लेक्चर की, जिसमें हम लोग आप मध्य प्रदेश का ये 5th लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश का गठन कहिए या फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश कहिए, ये मध्य प्रदेश के गठन की बात हम लोग कहां से करने वाले हैं, तो ये मध्य प्रदेश की गठन की स्टार्टिंग होगी 1947 के साथ। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट कीजिए मध्य प्रदेश के गठन में। सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश को 1947 में कैसा था। तो मध्य प्रदेश जो है वो 1947 में पहली बात तो ये जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश नहीं था। मध्य प्रदेश जो है वो सीपी एवं बरार के नाम से, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। तो ये बात याद रखें, सीपी एवं बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो नाम था वो क्या था, सीपी एवं बरार। क्लियर है, आपको ये बात याद रखना है, कि मध्य प्रदेश का एक नाम सीपी एवं बरार भी था। ठीक, ये कब था, तो ये था आपका 1947 में, सीपी एंड बरार कहेंगे आप इसको, राइट। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद 1947 से लगाकर कब से कब तक, 1947 से लगाकर 1956 तक यहां पर जो मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा, उस मध्य प्रदेश में केवल मध्य प्रदेश नहीं रहेगा, मध्य प्रदेश भी रहेगा। इसके साथ में जो आज की डेट में वर्तमान आप छत्तीसगढ़ देखते हैं वो भी है, और इसी के साथ में आपका महाराष्ट्र के कुछ 8 प्रदेश जो हैं, या 8 जिले या 8 एरियाज आप कहेंगे, वो भी हमारे मध्य प्रदेश में शामिल थे। तो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि आपको केवल और केवल एक चीज नहीं देखना है। 1947 से लगा के 1956 के बीच मध्य प्रदेश में ये 3 अलग अलग राज्यों की सीमाएं या क्षेत्र शामिल थे। वहीं पर हमारे पास 1956 से लगाकर 2000 की अगर हम कंडीशन देखिए मध्य प्रदेश की, तो यहां पर हमारे पास मध्य प्रदेश था और मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ था, राइट। अब अगर आप इसकी बात करें मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़ की, तो आप देखिए महाराष्ट्र यहां से हट चुका है,
तो हमने 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन किया, जो कि अब पढ़ने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय हमने महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को महाराष्ट्र को सौंप दिया, जो कि उस समय बंबई के नाम से जाना जाता था। देन उसके बाद बात करें हम लोग 2000 के बाद की, तो 2000 से लगाकर अभी के तक की जो हमारी स्थिति जो है टिल डेट में यहां लिख रहा हूं, ये स्थिति में केवल और केवल हमारे पास जो हम वर्तमान मध्य प्रदेश का स्वरूप देखते हैं वही है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई है ना? ये चीज आपको पूरी पिक्चर क्लियर होना चाहिए, ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हम मध्य प्रदेश को इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि आपके लिए अब मध्य प्रदेश जो है वो एक अलग ही रूप में प्रस्तुत होने वाला है। ठीक है, चलिए, और इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम थोड़ी सी मैप के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे? मैप के थ्रू। सबसे पहले हम यहां देखने वाले हैं, ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, ये जो है ये मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से लगाकर मैं आपको 1956 तक बताने जा रहा हूं। कहां से कहां तक? 1946 से लगाकर 1956 तक, 47 से 56 तक। अब क्या था मध्य प्रदेश में? तो देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मध्य प्रदेश की एक्चुअल में ये जो सीमा आपको मैं बनाकर बता रहा हूं, ये व्हाइट कलर वाली जो सीमा रहेगी, ये मध्य प्रदेश की वर्तमान सीमा है। ये कौन सी सीमा है? वर्तमान सीमा है, राइट? मतलब आज जैसा मध्य प्रदेश आप देखते हैं ना, वो ये है। ठीक है, व्हाइट कलर से जो बाउंड्री बनाकर दिखा रहा हूं, ये मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश है, जो आप आज वास्तव में देख रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप येलो कलर से देखिए, ये येलो कलर से जो सीमा बनाई जा रही है, ये किसके लिए है? तो ये छत्तीसगढ़ वाले राज्य के लिए है। ये छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा है। किसकी है ये? छत्तीसगढ़, जो 1947 से लगाकर 2000 तक मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि 1947 से अगर हम बात करें 56 तक, तो तब तक तो महाराष्ट्र भी हमारे साथ रहा। तो हमने कहा कि महाराष्ट्र भी जो है वो, एक सेकेंड, महाराष्ट्र भी जो है वो हमारा पार्ट रहा है। ये वाला पार्ट जो है ये महाराष्ट्र का है। ये कौन सा पार्ट है? महाराष्ट्र वाला, ये जो ग्रीन कलर से बनाकर बताया। फिर क्या हुआ? तो महाराष्ट्र के 8 क्षेत्रों को, जिनका नाम हम लेने वाले हैं आगे, महाराष्ट्र के 8 क्षेत्रों को हमने महाराष्ट्र को दे दिया और हमारे मध्य प्रदेश से ये महाराष्ट्र गायब हो गया। तो ये जब स्थिति आई तो आपको मध्य प्रदेश ऐसा दिखाई दिया। मतलब हम बात करें कि मध्य प्रदेश 1956 से लगाकर 2000 तक जो रहा वो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। मध्य प्रदेश 1956 से 2000 के बीच जो है वो इस तरीके से या इतना दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये बात अगर आप कहें तो ये बाउंड्री देखिए, इस वाली बाउंड्री को भूल जाइए। मतलब आप यहां पे कह सकते हैं कि इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये जब आप हटा भी देंगे तो भी आप पाएंगे कि ये हमारा मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये देखिए, बहुत क्लियर पिक्चर है आपके सामने, ये हमारा मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश रहा है। ध्यान से देखिए, यहां पर बाउंड्री की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम बात कहां तक की कर रहे हैं? केवल 2000 तक की। फिर क्या हुआ सर? तो 2000 में हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया, जिसमें हमने 16 जिले और 3 संभाग उसको दिए थे, 16 डिस्ट्रिक्ट और 3 डिवीजन, 3 डिविजन्स को देकर हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया। और मध्य प्रदेश का जो स्वरूप आपको दिखाई दिया वो ये वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है। ये क्या कहूंगा मैं, ये आपका जो है ये आपका मध्य प्रदेश जो है ये आफ्टर 2000 है। ये कब का है? 2000 के बाद का, राइट? यहां तक की पिक्चर क्लियर है सभी बच्चों को, है ना? ये बात आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। ये मध्य प्रदेश है। इधर आपका कौन है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ है जो अलग हो चुका है अब मध्य प्रदेश से। यहां कौन है? तो यहां पर महाराष्ट्र है जो कि अब अलग हो चुका है। ठीक, चलिए और आगे बढ़े। हाँ अनुराग, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, है ना? जी जी, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यह बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को आपने सबसे पहले तो इंडिया में हम लोग बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया में कितनी रियासतें थी या कितने टोटल हमारे यहाँ पर प्रोविंसेस थे? तो इंडिया में अगर अपन बात करते हैं तो इंडिया में हमारे पास अराउंड 550 से ज्यादा, मध्य प्रदेश के अलावा अगर पूरे भारत में बात करें तो मोर देन कितना? मोर देन 550 क्या थे हमारे यहाँ पे? प्रोविंसेस थे। मोर देन 550 क्या थे? प्रोविंसेस। ठीक है, इन प्रोविंसेस में से हमने 79 प्रोविंसेस, कितने प्रोविंसेस? याद रखना, 79 प्रोविंसेस को मिलाकर हमने क्या बना दिया? मध्य प्रदेश बना दिया। ठीक है, 79 प्रोविंसेस को मिलाकर हमने क्या किया? मध्य प्रदेश बनाया।
वहीं पर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश जो है, इसमें मध्य प्रदेश में जो है वो टोटल पार्ट, 3 पार्ट की हम यहां बात करेंगे। पार्ट ए है ना, फिर हम बात करने वाले हैं पार्ट बी की, और फिर हम बात करेंगे पार्ट सी की। इन पार्ट ए, बी और सी से मिलाकर हमारा मध्य प्रदेश बनाया गया। ठीक है, वो आगे चल के मैं आपको डिटेल करवाऊंगा। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी यहां से याद रखना है वो क्या है, तो वो है 79। टोटल कितनी रियासतें मध्य प्रदेश में थी, तो 79 रियासतों को मिलाकर मध्य प्रदेश बनाया गया। टोटल भारत में कितनी थी, तो आप याद रखना 550। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं रियासतें। इनको क्या कहते हैं, रियासतें। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब रियासत। ठीक, और आगे बढ़े, इसको समझते हैं अब 1 बाय 1 कि हमारे यहाँ कौन कौन से पार्ट बने और उसमें हमने जो है वो कितनी कितनी रियासतें वहां से शामिल की। तो चलिए, सबसे पहले तो यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर करने वाले हैं। ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे पार्ट और पार्ट का नाम, पार्ट और उसका क्या नाम लिखेंगे। ठीक है, पार्ट नेम के बाद हम यहां लिखने वाले हैं उसकी कैपिटल, उसकी कैपिटल। ठीक है, कि उसकी राजधानी क्या रही। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखने वाले हैं कि उसके अंतर्गत 1 सेकेंड है ना, चलिए 1 सेकेंड, उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आया ये हमें यहां पर देखना है। ठीक है, उसके अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आया वो यहां पर हमें समझना है। समझना भी, ठीक है। हम यहां देखने वाले हैं कितने प्रोविंस थे हमारे पास। ठीक है, प्रोविंस का या एरिया कितना था वो देखेंगे यहां पर, प्रोविंसेस। और यहां पर किसकी बात करेंगे, रीजन। रीजन मतलब कितने क्षेत्र थे, कौन कौन से क्षेत्र थे, रीजन्स कौन कौन से क्षेत्र थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी फर्स्ट, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास पार्ट जो था वो था पार्ट ए। कौन सा पार्ट था, पार्ट ए। और ये पार्ट ए का नाम क्या था, इस पार्ट ए का जो नाम था वो था सीपी एंड बरार। इसका नाम क्या था, सीपी एंड बरार। ठीक है, सीपी एंड बरार मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप इसको कहेंगे सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, ये इसका नाम था। ठीक है, पहली बात। इसकी कैपिटल की हम बात करें, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की कैपिटल क्या थी, तो इसकी कैपिटल थी नागपुर। इसकी कैपिटल कहां थी, तो इसकी कैपिटल थी नागपुर। ठीक है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो पहला तो आप यहां लिखेंगे सेंट्रल प्रोविंस, है ना। इसमें पहले तो कौन था, सेंट्रल प्रोविंस वाला क्षेत्र था। ठीक है, प्रोविंस एंड बरार तो ऑलरेडी इसमें शामिल था ही था। और इसमें कौन शामिल था, तो आप यहां कहेंगे महाकौशल। महाकौशल आप इसमें कह सकते हैं कि यहां पर शामिल था, महाकौशल। ठीक, कुछ इस तरीके के क्षेत्र आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बस ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपसे ऐसा ही पूछा जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो आप ऐसा बताकर कर सकते हैं इसको। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी रियासतें थी या इससे कितनी रियासतें हमने ली, तो यहां पर याद रखना आपने यहां से 15 रियासतों को लिया था। कितनों को लिया था, 15 रियासत। ठीक है, 15 रियासत या 15 प्रोविंस मिलकर, किस क्षेत्र के, सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार के मिलकर आपने क्या बनाया, तो आपने मध्य प्रदेश का एक हिस्सा या पार्ट ए जिसको कहेंगे ये लिया आपने, ये पार्ट ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा ही आता है कि पार्ट ए की कैपिटल क्या थी, पार्ट बी की कैपिटल क्या थी, इस तरीके से आप बताइए, तो आपको वहां पे ये बात पूरी पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कोई समस्या यहां तक। उसके बाद बात करें हम लोग पार्ट बी की, किसकी बात करने वाले हैं, पार्ट बी की। तो ठीक, अब देखिए हमारे पास सेकंड नंबर पे है पार्ट बी। क्या है हमारे पास, पार्ट बी। ठीक, पार्ट बी जो है हमारा, पार्ट बी थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था, मध्य भारत। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो वहां पर आपको इसका सारा डिटेल बताया जाएगा। डिटेल कैसे, कि जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि
हमारा जो मध्य प्रदेश है, हमारा जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश की जो ये अलग अलग पार्ट थे, उस समय उनके प्रमुख कौन थे, या ये कह लीजिए कि उस समय उनके चीफ मिनिस्टर कौन थे, या उस समय गवर्नर कौन थे, ये सारी बात यहाँ पर होगी। अगर हम बात करें मध्य भारत की, पार्ट बी जो है, इसका कैपिटल क्या थी, इसकी कैपिटल क्या थी, अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल आपको याद रखना है, इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी, एक थी इंदौर, एक क्या थी यहाँ पर, इंदौर। एक कैपिटल आप याद रखें इंदौर थी, और दूसरी कैपिटल आपको याद रखना पड़ेगा ग्वालियर थी, है ना। ना ही कैपिटल नागपुर, ना ही कैपिटल जबलपुर, ना ही कैपिटल भोपाल, इसकी दो कैपिटल हुआ करती थी, वो इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी, ठीक है। इंदौर और ग्वालियर दो अलग कैपिटल बनाने के पीछे कारण क्या था, तो याद रखना कि इंदौर जो कैपिटल हुआ करती थी वो समर के लिए यूज होती थी, मतलब समर में जो कैपिटल आती थी वो कौन सी थी, वो समर कैपिटल आपकी इंदौर की थी, ठीक है। और हम बात करें कि ये जो ग्वालियर वाली है ये कौन सी थी, तो ये विंटर कैपिटल थी। ये कैसी थी, विंटर कैपिटल। क्लियर है ये बात, ये आपको ध्यान यहां रखना पड़ेगा। विंटर कैपिटल कौन थी, तो आपकी विंटर कैपिटल ग्वालियर थी। मैं इसको मार्क कर देता हूं, ध्यान रखना। समर कैपिटल में आप याद रखें कि समर कैपिटल इंदौर थी, और चलिए इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, अगला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कौन से रीजन आते हैं, तो याद रखना इसमें सीधा सीधा रीजन्स ऑफ इंदौर एंड ग्वालियर। इंदौर और ग्वालियर के आसपास जो जो हैं, इंदौर और ग्वालियर के आसपास के जो जो क्षेत्र आपको दिखाई देते हैं वो सब इसके अंदर आते हैं। यहां पर एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि पेपर में कभी इसकी 25 रियासतों की बात की जाती है, तो कभी इसकी 26 रियासतों की बात की जाती है। तो देखो जो भी हो, आप 25 या 26 इसमें से कुछ एक मिलेगा, उस पर आंसर लगा के आएंगे। आपको ऑप्शन जब मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे कि 15, 25, 38, 1, इस तरीके से। तो आप इन दोनों में से एक रहेगा, वो याद लगा के आइएगा, ठीक है ये बात। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, अभी अपने पास पार्ट बी तक हुआ है, अब हम पार्ट सी की बात करते हैं, या सीरियल नंबर की बात करें, ये आपका सीरियल नंबर हो जाएगा। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, यहां पर हम बात करने वाले हैं पार्ट की, और पार्ट के साथ में उसका क्या देखने वाले हैं, नाम देखने वाले हैं। फिर हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कैपिटल, फिर हम देखते हैं यहां पर कि उसके कौन कौन से क्षेत्र थे उसमें, और फिर हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से रीजन्स और कौन कौन से प्रोविंसेस है, ठीक, कितने प्रोविंसेस लिए। बात करेंगे हमारे पार्ट सी की, किसकी बात करने वाले हैं, पार्ट सी जो है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम याद रखें विंध्यन प्रदेश या विंध्यन प्रदेश था, विंध्यन या विंध्य प्रदेश, ठीक है। इसका नाम विंध्यन प्रदेश या विंध्य प्रदेश था, स्पेशली विंध्य बोला जाता, मैं इसको विंध्य ही लिखूंगा, विंध्य प्रदेश, ठीक। इसका नाम विंध्य प्रदेश हुआ करता था। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी कैपिटल क्या थी, तो आप यहां याद रखें इसकी कैपिटल जो थी वो रीवा थी। इसकी कैपिटल क्या थी, रीवा। और रीवा जो है, इसमें रीवा के आसपास का क्षेत्र जो है वो यहां पर शामिल था, रीवा के आसपास का जो क्षेत्र है वो यहां पर शामिल था, ठीक है। तो मैं यहां से विंध्यन रीजन और बोल सकता हूं आपका, इसी के हिसाब से मैं बोल सकता हूं विंध्यन क्षेत्र या विंध्य प्रदेश लिखने की बजाय विंध्य क्षेत्र एवं रीवा, ठीक है। एवं और लिख देते हैं, एवं उत्तरी विंध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इसमें क्षेत्र शामिल थे। अब इसमें कितनी रियासतें थी, कितनी प्रोविंसेस थे, तो 38 याद रखेंगे। कितने याद रखना है, 38। क्लियर, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है हमारा, एक्चुअल में वो पार्ट डी नहीं था, वो पार्ट डी नहीं था, केवल और केवल यहां पर आपको 4th नंबर पे याद रखना है, किसको, तो 4th नंबर पे आपको याद रखना है भोपाल को। किसको याद रखना है, भोपाल। ये भोपाल जो था एक्चुअल में हमारे किसी पार्ट के अंतर्गत नहीं था, इसको पार्ट डी के अंतर्गत मानते हैं बहुत से लोग, लेकिन मैं वो भी अभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। आप सिंपली अपना जो फैक्ट है वो याद रखें कि मध्य प्रदेश में जो है आपके लिए एक पार्ट टाइप का, या पार्ट टाइप तो नहीं बोलिए, भोपाल है। भोपाल जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, ये बस ध्यान रखिएगा। भोपाल जो है वो किसके अंतर्गत आता है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैं इसको हटा देता हूं। भोपाल जो है, इसके लिए आप पॉइंट याद रखेंगे कि भोपाल पार्ट सी, किसका याद रखें, पार्ट सी के अंतर्गत शामिल किया गया।
शामिल किया गया। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे तो आप ये बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। वहीं पर अगर आप देखें टोटल रियासतें अगर आप ऐड करना चाहें तो टोटल सबका सम जब आप करेंगे तो टोटल आपको 79 प्रोविंसेस मिलने वाले हैं। कितने मिलेंगे? 79 प्रोविंसेस, जिसको आप कहेंगे 79 रियासतें। ठीक है, इससे मिलकर ही मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, चलिए, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास क्या है तो देखिएगा, अब हम आने वाले हैं कुछ 1947 से लगाकर, या हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के गठन 1956 के समय क्षेत्रों का आदान प्रदान। ठीक, फिर उसके बाद ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश कैसे क्या हुआ, सब बना, वो सब सारी बातें करेंगे। पर कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाले हैं। देखो, यहां पर मैंने कुछ फॉर्मेशन ऑफ मध्य प्रदेश में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं जो आपको एग्जैक्टली याद रखना पड़ेंगे। जैसे हमने सबसे पहले कहा कि मध्य प्रदेश के जो 8 क्षेत्र हैं, आपको भी पता है कि मध्य प्रदेश के पास जो 8 क्षेत्र थे, वो क्षेत्र आपके सामने अभी अपनी बात हुई कि महाराष्ट्र जो है उसको दिए थे अपन ने क्षेत्र। तो वो 8 क्षेत्र कौन से थे? तो वो आप देखें, वो 8 क्षेत्र ये रहे। ठीक है, लिखा है विदर्भ रीजन, है ना। आप आज जानते हैं कि विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र में है। विदर्भ रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट थे, जैसे बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा। 3, 4 और 4, 8 क्षेत्र ये जो है ये किसको पार्ट बनाए गए? महाराष्ट्र स्टेट के। यही चीज मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है हिंदी में भी कि ये 8 जो क्षेत्र थे वो कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के थे, लेकिन इनको हमने किसको दे दिए? तो वो हमने महाराष्ट्र को दे दिए। वहीं हम बात करें कि मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है, मध्य प्रदेश का जो गठन है 1 नवंबर 1956 का, ये गठन जो हुआ है ये किसकी सिफारिश पर हुआ है? तो याद रखना, ये हमारे एसआरसी मतलब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, उनकी इस आयोग के सिफारिश पे या उसके सजेशन या रिकमेंडेशन पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ। तो ये 2 पॉइंट आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। और हम देखें आगे चल के कि क्या क्या चेंज हुआ है। तो देखो, हमारे मध्य प्रदेश से एक पार्ट था जिसका नाम था सुनील टप्पा। ठीक है, वो सुनील टप्पा जो है वो मंदसौर के भानपुरा का क्षेत्र था। किसका था? मंदसौर का। अभी जो आप देखेंगे मंदसौर के भानपुरा का सुनील टप्पा जो है ये यहां पर आया मध्य प्रदेश में। ये पहले कहां था? राजस्थान में। ठीक है, और मध्य प्रदेश, 1 सेकेंड, नहीं, ये जो सुनील टप्पा है हमने राजस्थान को दिया। ये जो है सुनील टप्पा जो है वो राजस्थान को दिया। ये किसका पार्ट हुआ करता था? तो ये मंदसौर के भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा था, जो किसको दे दिया? हमने राजस्थान को दे दिया। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए, ये अब हमने किसको दिया हुआ है? तो गिवन टू राजस्थान में, यहां लिख देता हूं, गिवन टू राजस्थान। ये हमने किसको प्रोवाइड कर दिया? राजस्थान को। ठीक, 1956 के समय। तो हमने उनसे क्या लिया, वो भी बोरो क्या किया, वो भी यहां थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने उनसे फिर बोरो क्या किया। तो आपने हमारे विदिशा क्षेत्र में आने वाली जो सिरोंज तहसील है, विदिशा क्षेत्र में जो आने वाली है वो सिरोंज तहसील जो है वो हमने ले ली। और ये किस में शामिल हुई? तो ये मध्य प्रदेश में शामिल है। ये किस में है? आज मध्य प्रदेश में शामिल है। तो ये आदान प्रदान की जो मैंने बात की ना, उसमें ये हुआ। महाराष्ट्र को हमने क्या दिया? 8 राज्य दिए, 8 उसके डिस्ट्रिक्ट दिए। और आज हमारी जो ये सिरोंज तहसील है, ये सिरोंज तहसील जो है ये हमने राजस्थान से ली। और राजस्थान को क्या दिया? तो राजस्थान को हमने दिया हमारा सुनील टप्पा। इतनी बातें आप याद रखें, हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब भोपाल की बात करते हैं। भोपाल हमारे यहाँ का एक हाईलाइटेड पॉइंट है। क्यों हाईलाइटेड पॉइंट है? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये कि भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी बना, लेकिन ये कब बना? तो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया 1 नवंबर 1956 को। जब मध्य प्रदेश का गठन होता है, नागपुर मध्य प्रदेश से चले जाता है, तो हम लोगों को राजधानी चाहिए थी और हमने किसको बनाया? भोपाल को बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट
कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो वो भोपाल है। और वो कब बनी, तो वो बनी 1 नवंबर 1956 को। इतनी बातें आपको क्लियर। अब लेकिन चक्कर ये है कि ये भोपाल जो है जिला नहीं था उस समय, भोपाल जो है जिला नहीं था। तो भोपाल क्या था, तो भोपाल इनिशियली जो है वो सीहोर तहसील का एक सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल जो है वो सीहोर जिले के अंतर्गत आता था और तहसील हुआ करता था। तो फिर अब ये बात करें कि ये कब बना, है ना, ये कब बना, तो वैसे इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था 26 जनवरी को। कब, 26 जनवरी 26 जनवरी 1972 को ये सरकार ने घोषित कर दिया था कि भोपाल और राजनांदगांव, है ना, वो जो है हमारे यहाँ के अब राजनांदगांव तो मध्य प्रदेश में है नहीं, वो छत्तीसगढ़ में चले गया, अभी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। लेकिन भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश का जिला बना। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डेट है। ये डेट जो है वो अनाउंसमेंट की डेट है, इस डेट को याद रखें कि ये कौन सी डेट है, तो ये अनाउंसमेंट वाली डेट है। ठीक है, ये डेट अनाउंसमेंट की है और एक्चुअल में जो ये फॉर्मेशन की डेट है और अनाउंसमेंट की डेट आपके ये सामने है। क्लियर है ये पिक्चर। थोड़ी सी बातें ध्यान रखेंगे, यहां पर ये डेट क्यों लिखी है, क्योंकि ये अनाउंस हुआ था। ये क्या हुआ था, यहां पर अनाउंसमेंट हुआ था इसका। ठीक है, क्लियर, कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो अब ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मैंने डिवीजन लिए हुए हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं और वो देखिएगा वो क्या है। तो हम लोग आते हैं अब हमारे मध्य प्रदेश के गठन में कुछ चीजों पर। ठीक है, चलिए सबसे पहले 1947 याद रखें। 1947 में मध्य प्रदेश और देश के लिए राज्यों के गठन के लिए एक कमेटी बनाई जाती है ना। याद रखेंगे कि 1947 जैसे ही हम आजाद हुए, आजादी के समय हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे जिनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो कि राज्यों में क्या करने वाली थी, वो राज्यों में देश में राज्यों का गठन करने वाली थी। तो अंडर हिंदी में लिख देते हैं इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा समिति बनाई। समिति, कौन सी समिति बनाई गई थी, चलिए कुछ बच्चे हैं लाइव मेरे साथ जुड़े हुए, आंसर करें। कौन सी समिति थी, अगर आप जानते हैं कौन सी समिति थी बताइए। एस के धर समिति। कौन सी समिति थी, एस के धर समिति। इस समिति का नाम एस के धर क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो खुद एस के धर थे। ठीक है, तो ये एस के धर समिति बनती है और एस के धर समिति जो है वो क्या करती है, तो वो हमें सजेशन देती है। वो क्या करती है, हमें सजेशन देती है। किस बात का सजेशन देती है, कि भारत में जो है वो राज्यों का जो गठन किया जाए वो किस आधार पर किया जाए। तो इन्होंने कहा कि भारत में राज्यों का गठन जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए। किस बेसिस पर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासनिक आधार पर, है ना। ये कैसा आधार इन्होंने बोला, प्रशासनिक। लेकिन चक्कर ये था कि हमारे यहाँ की जो जनता थी वो चाह रही थी कि हम भाषा के आधार पर राज्य देखें। किस आधार पर देखें, भाषा के आधार पर। तो ये बात जो एस के धर कमेटी की थी कि वो नहीं मानी गई। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद एक और समिति बनाई गई जो कि 1948 में बनाई गई। वो समिति कब बनी, 1948। और ये 1948 की जो समिति थी इसके बारे में आप याद रखें कि इसका नाम जो था वो था जेवीपी कमेटी। क्या नाम था, जेवीपी कमेटी। कमेटी मतलब समिति, ठीक है। जेवीपी कमेटी जो थी इसने भी क्या फॉलो किया, तो इसने भी सेम रिकमेंडेशन दिया कि हम जो है भारत में प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाना चाहते हैं। इनके भी रिकमेंडेशन जो थे वो क्या थे, सुझाव जो थे वो समान थे। सुझाव जो थे वो कैसे थे, समान। ठीक, अब समान सुझाव के साथ ये बात यहां पर है ना। तो अब क्या हुआ, और ध्यान से सुनिए। जेवीपी का नाम देखिए। जेवीपी में आप लोगों को 3 लोगों के नाम याद रखना पड़ेंगे। एक व्यक्ति जो है उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। एक व्यक्ति कौन है, यहां पर जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है इस कमिटी के जो है वो प्रेसिडेंट भी रहे, है ना। समिति के जो है वो अध्यक्ष कौन थे अगर पूछा जाए,
तो समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, फिर दूसरे वी मतलब वल्लभ भाई पटेल। वी मतलब कौन, तो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसमें शामिल थे इस कमेटी में। और पी मतलब पट्टाभी सितारमैया, पट्टाभी सितारमैया। ठीक है, सितारमैया। ठीक, ये तीन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट करके एक कमेटी बनी। ये कमेटी जब बनी तो इनका सुझाव भी समान रहा। और यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये कि पब्लिक डिमांड क्या थी, है ना। यहां पर हम एक चीज लिखना चाहेंगे कि पब्लिक की डिमांड क्या थी, हमारी यह जो जनता क्या चाहती थी, जनता की चाह क्या थी यहां पर। ठीक है, राज्यों का जो गठन हो, राज्यों का गठन किस आधार पर होना चाहिए, तो राज्यों का गठन जो है वो भाषा के आधार पर। किस आधार पर, भाषाई आधार पर होना चाहिए। भाषाई आधार चाहती थी हमारी जनता। तो ये बात मानेंगे क्या वो लोग, नहीं मानेंगे। ठीक, तो अगर नहीं मानेंगे तो फिर क्या हुआ, तो फिर एक समस्या होती है। और वो समस्या क्या थी, तो उसको भी थोड़ा सुनिए कि वो समस्या ये थी, 1 सेकेंड, है ना। वो समस्या इस बात की थी कि हम लोगों ने 1953 में हम ही के अंदर से एक व्यक्ति आए जिनका नाम था पी रामालू। क्या नाम था इनका, पी रामालू। ये व्यक्ति जो आए, इन्होंने अनशन शुरू किया। किसने, पी रामालू ने। ठीक है, ये पी रामालू व्यक्ति अनशन शुरू कर देते हैं। इन्होंने स्टार्ट की हंगर स्ट्राइक, भूख आमरण अनशन। जब इन्होंने भूख हड़ताल शुरू की, है ना, तो इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ कई सारी बुक में लिखा है 56 डेज में, या कहीं पर लिखा है 52 डेज के बाद इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक, अब डेथ हो जाती है तो क्या होगा, डेथ हो जाती है तो ये जो है, यहां जो पी रामालू के जो चाहने वाले थे, जो इनके समर्थक थे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने रिवोल्ट या उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया। विद्रोह शुरू हो गया। क्या हो गया, विद्रोह शुरू। क्यों हुआ, क्योंकि ये यहां से नहीं बोलना चाहिए एक्चुअल में, विद्रोह शुरू हुआ था इनकी डेथ के बाद। विद्रोह शुरू हुआ था इनकी डेथ के बाद। तो फिर सरकार को मजबूरी में क्या करना पड़ा, तो सरकार को मजबूरी में एक राज्य का गठन करना पड़ा। और वो राज्य का गठन जो किया गया, वो फर्स्ट स्टेट बना, एक राज्य हमारा भारत का, जो आज की डेट में अभी आपको सेम तो नहीं दिखेगा पर है जरूर हमारे पास, जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आज की डेट में मैं क्यों नहीं कह रहा हूं आंध्र प्रदेश, क्योंकि अब आंध्र प्रदेश डिवाइड हो चुका है। आंध्र प्रदेश जो है वो हमारे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के 2 हिस्से हो चुके हैं। आपको पता होगा कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बन चुका है और उसका नाम तेलंगाना है। उसका नाम क्या है, तेलंगाना। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रखें, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर यहां तक, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है। आंध्र प्रदेश बना भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य, भाषाई आधार पर राज्य। ठीक है, लेकिन चक्कर ये है कि जब कोई एक चीज मान ली जाती, अच्छा कौन सी भाषा का है ये भी ध्यान रख लेना, तेलुगु भाषी, है ना। कौन सा, तेलुगु भाषी था, मतलब तेलुगु स्टेट बना, तेलुगु लैंग्वेज। ये रामालू जो थे, रामालू जो थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो वो तेलुगु बोलते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब 1953 में जब हो गया तो फिर लोगों ने क्या किया, और विद्रोह किया। उन्हें क्या चाहिए था कि हमारा भी राज्य भाषा के आधार पर बने। तो फाइनली हमें यहां एक चीज करना पड़ी। आप इसको ना अगले पेज पर ही ले आइएगा, सीधा मैं अगली स्लाइड में ही बता देता हूं, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 1953 में आप 1953 भी याद रखें और आप इसकी डेट भी याद रखेंगे जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। इसकी जो डेट थी वो डेट थी 29 दिसंबर 1953। क्या हुआ इस दिन, तो इस दिन एसआरसी को बनाया गया, एसआरसी गठित की गई। एसआरसी क्या थी, तो उसके बारे में याद रखें कि एसआरसी जो थी उसका नाम है, या एसआरसी जो था उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन
कमीशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। इसे क्या कहते हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक, अब ये जो एसआरसी बना, इसमें आप पॉइंट याद रखेंगे कितने मेंबर थे। एसआरसी जो था उसमें कितने मेंबर थे? तो एसआरसी में 3 मेंबर्स थे। कितने सदस्यों की बनी थी? 3 मेंबर्स की बनी थी। राइट, ये बात यहां तक ध्यान रखना कि एसआरसी जो है वो कितने मेंबर की थी? तो 3 मेंबर की थी। 3 मेंबर के आपको नाम भी याद रखना है। 3 मेंबर के आपको यहां पर क्या करना पड़ेंगे? नाम भी याद रखना पड़ेंगे। तो 3 मेंबर के मैं नाम लिखवा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक व्यक्ति कौन थे? तो एक व्यक्ति थे फजल अली। एक व्यक्ति कौन थे? फजल अली। ठीक है, एक व्यक्ति कौन थे? तो वो थे हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। ठीक, और एक व्यक्ति कौन थे? तो वो थे के एम पणिक्कर। ठीक है, इन 3 लोगों की प्रेजेंस में, इन 3 लोगों को मिलाकर एक हमें क्या बनाकर दिया गया? एसआरसी बनाकर दिया गया। डेट आपके सामने है। फजल अली जो है इसके अध्यक्ष थे। फजल अली इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक, अब ये जो एसआरसी बनाया गया, इसने क्या किया? ये रिकमेंडेशन देगा। एसआरसी जो होगा वो क्या करेगा? एसआरसी अपनी रिकमेंडेशन देगा। राइट, तो इसकी रिकमेंडेशन देखिए। एसआरसी जो बनाया गया, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, इसकी जो है रिकमेंडेशन क्या थी? इसकी या इसके सुझाव। इसके सुझाव में पहला ये था, राज्य भाषा के आधार पर बने। राज्य जो है भाषा के आधार पर बने। दूसरा, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि 16 राज्य, इन्होंने क्या कहा? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। भारत में टोटल जो है वो क्या किया जाए? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। ये इनकी रिकमेंडेशन थी। लेकिन सरकार जो है, ये आपको रिकमेंडेशन भी थोड़ी सी याद रखना पड़ेगी। ये आपको रिकमेंडेशन थोड़ी सी ध्यान होना चाहिए कि क्या इनकी रिकमेंडेशन थी। ठीक, सरकार लेकिन एज इट इज बात नहीं मानती। इंपॉर्टेंट बात यह कि सरकार ने एज इट इज बात नहीं मानी। ठीक है, तो सरकार ने फिर क्या किया? सरकार ने एसआरसी की बात सुनी और भारत में 1956 में सरकार द्वारा, किसके द्वारा? सरकार द्वारा उनकी जो रिकमेंडेशन थी उनको देख लिया इन्होंने, है ना, रिपोर्ट पढ़ी उन्होंने, रिपोर्ट जो आई उसमें सब कुछ ठीक ठाक जो भी लिखा हुआ था। तो सरकार द्वारा फाइनली क्या किया गया? तो 14 राज्य, है ना, भारत में क्या बनाए गए? 14 राज्य बनाए गए और साथ में 6 केंद्र शासित प्रदेश, जिनको आप यूनियन टेरिटरी कहते हैं, वो बनाए गए। 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनमें जो है वो सरकार, या बोल दीजिए आपकी हमारी जो भारत सरकार होती है उसका ही डायरेक्टली इंफ्लुएंस होता है। 6 यूनियन टेरिटरी, और यहां पर क्या बोला? 14 स्टेट्स ये बने हमारे यहां पर। इन सब को बनाने में हमें एक संविधान संशोधन लाना पड़ा। इन सब को बनाने के लिए हमें क्या लाना पड़ा? एक संविधान संशोधन। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? तो वो भी आप याद रखेंगे यहां पर कि, ठीक है, वो संविधान संशोधन भारत के 7वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ये क्या आया? 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब आया था? तो आया था 1956 में, उसी साल जब हमने ये बनाने की सोची। ठीक है, यहां तक बात। अब इंपॉर्टेंट यहां पर क्या चीज है? तो इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको यहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा अब कि क्या मध्य प्रदेश भी इसी में से एक था? तो यस, मध्य प्रदेश
इन्हीं 14 राज्यों में से एक था। ठीक है, मध्य प्रदेश भी इन्हीं 14 राज्यों में से एक था। ठीक है, या है कहें, पर ठीक है, अभी हमें था बोलना पड़ेगा क्योंकि हम रिकमेंडेशन की और उनकी बात कर रहे हैं। यहां तक पिक्चर क्लियर है क्या सभी को? अगर ऐसा है कि वो मध्य प्रदेश उसी में से एक है, इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का गठन, मध्य प्रदेश का जो गठन है वो कब हुआ? तो मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956। क्लियर है ये बात? क्लियर है, कोई समस्या तो नहीं यहां तक, है ना? और मैंने आपको सारी बातें बता दी कि हमने क्या क्या आदान प्रदान किया है। ठीक, आपको इतना पूरा यहां पर पढ़ना है। चलिए, तो आज की हम जो अपनी क्लास है वो यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग मध्य प्रदेश के 2000 के बाद की जो है, जैसे मैंने आपको यहां पर इनिशियली हिंट किया था, है ना, हम लोगों ने यहां पर देखा कि हम मध्य प्रदेश इस तरीके से पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी मैं कहां तक पहुंचा हूं? तो मैंने आपको आज बताया है कि मध्य प्रदेश 1956 में महाराष्ट्र को कुछ क्षेत्र दे देता है, राजस्थान के साथ कुछ आदान प्रदान हो जाता है और छत्तीसगढ़ इसमें शामिल होता है। अगले सेशन में हम लोग जो है मध्य प्रदेश को 2000 मतलब 1956 से लगाकर 2024 तक देखने वाले हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।